टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। शोपिया और अनंतनाग में यह छानबीन जारी है। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों का पुलिस टीम पर हमला, एक जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। कुंद्रा केस में शर्लिन चोपड़ा के निशाने पर शिल्पा शेट्टी, कहा शिल्पा को भी थी जानकारी। ग्लैमर वीडियो की कहानी बोल्ड से न्यूड तक पहुंची। देश में एक दिन में कोरोना के आए 39,000 से ज्यादा नए केस, 491 लोगों की गई जान। गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा पर लगी इनामों की झड़ी, अब तक 13 करोड़ रुपए का हो चुका है ऐलान, कई दूसरी सुविधाएं और पद भी देने का वादा। ओलंपिक में गोल्डन विक्ट्री से देश भर में जश्न, नीरज के शहर पलवल में झूमे लोग। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नीरज चोपड़ा की जीत का मनाया जश्न, स्वर्ण पदक की खुशी में जमकर थिरके, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक शानदार खेलों के एक्शन के बाद आज टोक्यो 2020 का समापन, बजरंग पूनिया भारत की तरफ से होंगे ध्वजवाहक। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीतकर रचा इतिहास, लंदन ओलंपिक 2012 को छोड़ा पीछे। लंदन ओलंपिक में भारत ने जीते थे 6 मेडल। कल से कश्मीर घाटी के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय का करेंगे उद्घाटन, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम अरविंद केजरीवाल आज कर सकते हैं उत्तराखंड का दौरा, 300 यूनिट फ्री बिजली वादे के बाद कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। जेपी नड्डा का यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, आगरा में जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक, 3 बजे कोरोना योद्धाओं के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के काफिले पर हमले में पत्थर और कीचड़ फेंका गया, मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। ट्विटर का राहुल गांधी के रेप विक्टिम के परिवार की पहचान वाले ट्वीट पर सख्त एक्शन, अकाउंट को अस्थायी तौर पर किया सस्पेंड। हैदराबाद में पेंशन के पैसों से सड़कों के गड्ढे भर रहा 73 साल का बुजुर्ग, अब तक 2040 गड्ढों की कर चुके हैं मरम्मत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लद्दाख में चीन को -40 डिग्री में भी चुनौती देगी भारतीय सेना, तैयार किया गया खास मॉड्यूलर शेल्टर। कल से रूस और चीन के 10,000 सैनिक करेंगे ज्वाइंट एक्सरसाइज, 5 दिन तक चीन में चलेगा यह अभ्यास। अफगानिस्तान के शेबर खान प्रांत पर कब्जे के बाद वीडियो आया सामने, हथियारों पर कब्जा करते दिखे तालिबानी। अफगानिस्तान सेना की तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक, मारे गए 385 आतंकी और 210 घायल। अफगानिस्तान के कुंदुज शहर में भड़की हिंसा, 11 लोगों की मौत, 39 घायल। पाकिस्तान में हामिद मीर के पत्रकार भाई आमिर मीर का एफआईए ने किया अपहरण, बाद में जमानत पर छोड़ा, सेना के जुल्मों के खिलाफ बोलने पर किया था अगवा। यमन के मारी प्रांत में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले, 45 की मौत। चीन में मिली दुनिया की सबसे पुरानी टकसाल, यहां करीब 2600 साल पहले बनाया गया था पहला सिक्का। और नॉटिंघम में टीम इंडिया के पास जीत का मौका, आखिरी दिन बनाने होंगे 157 रन, 9 विकेट अभी बाकी। अंग्रेजों की दूसरी पारी 303 पर सिमटी, बुमराह ने लिए 5 विकेट। देखिए, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी भारतवर्ष पर। और अब बात अफगानिस्तान के संघर्ष की करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान पैर पसारता जा रहा है, प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर रहा है और इस लड़ाई में तालिबान अकेला नहीं है। जी हां, पाकिस्तान और 20 से ज्यादा आतंकी संगठन एक साथ लड़ रहे हैं। अमेरिका एक्शन में है, बाइडेन ने युद्ध का बड़ा ऑर्डर दे दिया है। क्या करने वाला है अमेरिका, बताएंगे आपको। इस सब के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। तालिबान की बर्बरता की कई दिल दहलाने वाली तस्वीरें, हर खबर बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। तालिबान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फरमान, दुनिया के सबसे विध्वंसक बॉम्बर से होगा तालिबान पर हमला। तो तालिबान के खिलाफ फुल एंड फाइनल ऑर्डर दे दिया है जो बाइडेन ने। दुनिया का सबसे विध्वंसक विमान B-52 बॉम्बर, जो 1950 के दशक से ही अमेरिका इस्तेमाल करता है दुश्मनों के खिलाफ, जो एक बार
हवा में एयरबॉर्न हो जाए तो कहीं भी दुश्मन हो इस पर निशाना साध सकता है, परमाणु बम तक से हमला कर सकता है। ये B-52 बॉम्बर जो अब तालिबान की कब्र खोदेगा अफगानिस्तान में, क्योंकि जो बाइडेन ने अब इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आइए आपको बिग वॉल पर ले चलते हैं, आपको यहां बताते हैं कि B-52 बॉम्बर की खासियत क्या है। देखिए, दुनिया का सबसे विध्वंसक बॉम्बर है ये, और इसकी खासियत है कि ये काफी दूरी तक उड़ सकता है और काफी दूरी तक वार कर सकता है। ब्रिटेन में अगर एयरबॉर्न हो तो रूस तक इसकी मारक क्षमता है। लेकिन दुनिया के सबसे विध्वंसक बॉम्बर से तालिबान पर कैसे हमला होगा आपको ये बताते हैं। देखिए, परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हथियारों और मिसाइलों से लैस है ये B-52 बॉम्बर। बेहद खतरनाक, एक बार में 32,000 किलो हथियार ले जा सकता है ये एक बार में, और इसके अलावा मारक क्षमता करीब 14,000 से ज्यादा किलोमीटर तक है, 14,000 किलोमीटर से ज्यादा। इसके अलावा आप इसकी खासियत देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे तालिबान की अब कब्र खुदने वाली है। B-52 बम वर्षक विमान में 6 इंजन लगे होते हैं, 6 इंजन वाला विमान। B-52 बॉम्बर को रूसी खतरे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। अमेरिका ने 58 B-52 बम वर्षक विमानों को एक्टिव ड्यूटी पर लगा रखा है। ईरान के लिए भी लगाए गए थे। जब फखरीजादे की हत्या हुई थी उसके बाद ईरान के साथ टेंशन बढ़ गई थी अमेरिका की, तो अमेरिका ने उसके लिए भी इनको तैनात कर दिया था। B-52 बम वर्षक विमान सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, और इसके अलावा यह बहुत ज्यादा खतरनाक विमान माना जाता है। आइए मेरे साथ कौन कौन है ये बताता हूं आपको। मेरे साथ नजीबुल्लाह आजाद हैं, अफगान राष्ट्रपति के पूर्व प्रवक्ता हैं, काबुल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अफगान से जुड़ रहे हैं नबीजुल्लाह, तो आपका बहुत स्वागत है नजीबुल्लाह। इसके अलावा हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक वोरा हैं, पूर्व राजनयिक हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन नजीबुल्लाह, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हम यहाँ पर भारत में दिल्ली में बैठकर जो तालिबान और अफगानिस्तान फोर्सेस की जो जंग देख रहे हैं उसमें कभी अफगान फोर्सेस भारी लगती हैं और कभी हमें लगता है कि तालिबान ने अफगान फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। आप वहां पर हैं इस वक्त, हमारे दर्शक जो आज आपको हिंदुस्तान में सुन रहे हैं या हिंदुस्तान के बाहर सुन रहे हैं, आप बताइए हमें इस वक्त स्थिति क्या है, तालिबान कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, और अफगान फोर्सेस की स्थिति क्या है। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले अगर देखी जाए तो अफगानिस्तान का झगड़ा बहुत बड़ा झगड़ा है। ये सिविल वॉर तो है ही नहीं, तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान का झगड़ा नहीं है। यहाँ पे रीजनल पावर्स है और प्रॉक्सी वॉर है, खासकर पाकिस्तान इन सब के पीछे है और कुल्लम कुल्ला है। तो जो अफगान फौज की बात आप कर रहे हैं, देखिए मेरे ख्याल से कि ये दुनिया की वाहिद फौज होगी जो लड़ाई की बीच तैयार हुई है। 20 साल पहले ये ऐसा नहीं था कि फौज कड़ी थी और फौज ट्रेन थी, फौज के पास जरूरतों की सारी चीजें थी, सारे वसाइल थे और फिर लड़ाई शुरू हुई। नहीं, एक तरफ से हम लड़ रहे थे 2001 में और दूसरी तरफ से फौज कड़ी की जा रही थी। और आज तक जितने भी फौजी अफगानिस्तान के मतलब वो अकेडमी से फारिग हुए हैं, मतलब वहाँ फारिग नहीं हुए थे, वहाँ मैदान जंग में जाते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए फौज अभी बहुत कुछ कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है। जहां तक आज की झगड़े की बात है, झगड़ा बड़ी शिद्दत से जारी है और अमेरिका जो कि वहां पर 2 दशक तक रहा नजीबुल्लाह, अब वो वहां से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो B-52 बॉम्बर से वहां तालिबान के खिलाफ हमला कर रहे हैं। ये कितना मददगार है अफगान फोर्सेस के लिए? देखिए, हमारा तो ये ख्याल है कि अमेरिका ने अपनी फौज यहाँ से निकाली है। उनकी जो लाइबिलिटीज थी, उनकी जो ड्यूटी थी, वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल टेररिज्म की बात है और इससे पूरी रीजन, पूरी दुनिया को बड़ा खतरा है। तो जहां तक B-52 का मसला, ये वही B-52 है जो 2011 में पहली बार उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया था, तालिबान का पूरा रिजीम कोलैप्स हुआ था। अब पिछले एक हफ्ते से B-52 घूम रही थी फजाओं में, जिसकी आपने वो स्पेसिफिकेशन बताई है, वो नजर तो नहीं आती, उसकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा होती है और वो स्टे करती है हवा में। लेकिन वो प्रेसिडेंट बाइडेन की ऑर्डर के मुंतजर थे, तो उनके हमलों के साथ ही नसरत के शबरगान प्रोविंस जो है, जोजान प्रोविंस जो है, जिसका सेंटर शबरगान है, वहां पे तालिबान को काफी ज्यादा जानी माली नुकसान पहुंचा। इससे उनका मोराल टूट जाएगा, क्योंकि 20 साल कबल तालिबान B-52 को देख चुके हैं। B-52 एक हफ्ते में उन्होंने पूरी रजीम को यहां से उखाड़ फेंका।
तो इससे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि B-52 जिसको हम कह रहे हैं अमेरिका का जो सबसे खतरनाक बॉम्बर है, वो कितना मददगार आपके लिए। और आपने शुरुआत में एक बड़ी बात कही कि पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला तालिबान को साथ दे रहा है। मुझे लगता है यही पूरे डिबेट की टोन सेट करता है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आपको लगता है कि जो बात यहाँ पर नजीबुल्लाह काबुल से हमें बता रहे हैं, आज पूरी दुनिया इसको देख रही है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों दुनिया को जिस तरह से पाकिस्तान पर रिएक्ट करना चाहिए था, जिस तरह से तालिबान को समर्थन दे रहा है, उस तरह का रिएक्शन नहीं दिख रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, देखिए 2-3 बातें साफ नजर आ रही हैं आपके सवाल के जवाब में जी। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान जिहादियों का तालिबान से क्या रिलेशनशिप है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका प्लान क्या है। जिस तरह से पिछले 4-5 हफ्ते में चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसे सफा ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान के जिहादी जो ग्रुप्स हैं, LET, जैश ए मोहम्मद, वो सब तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि ड्यूरन लाइन के आसपास जो लड़ाई हो रही है वो सब पाकिस्तान की सपोर्ट से हो रही है। ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये अशरफ गनी साहब कह चुके हैं, अफगानिस्तान के जितने लीडर्स हैं वो इस सब बात को कह चुके हैं। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ये तो तालिबान तो एक बड़ी ऑर्डिनरी सिटीजन्स की कौम है, एक जेंटलमैन की फोर्स है, फोर्स भी नहीं कहते वो तो इससे क्या मालूम हो रहा है? इससे मालूम हो रहा है, दिन पे दिन ये मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग तालिबान बहुत ओवरटली, कोवर्टली, जिस तरह से भी हो सकता है। और यही पाकिस्तान जाके दोहा में बैठेगा, और पाकिस्तान दोहा में जाके 11 तारीख को क्या बताएगा वो भी देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी, आपने जिससे प्रोग्राम शुरू किया था उस पर टिप्पणी करना बहुत अवश्य है, जरूरी है। वो ये है कि B-52 बॉम्बर का इसमें क्या रोल रहेगा। दैट इज ए मेजर क्वेश्चन व्हिच यू स्टार्टेड योर प्रोग्राम विद, एंड दैट नीड्स अ रिस्पांस। देखिए, इस किस्म की लड़ाई में, जो इंसर्जेंसी की लड़ाई होती है, जिस किस्म से तालिबान लड़ता है, जिस किस्म से रेगुलर फोर्सेज लड़ती हैं, उसमें इस तरह का बड़े बॉम्बर का केवल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, इसका मिलिट्री इफेक्ट होना बहुत कठिन होता है। ये जितने इनके हवाई जहाज उड़ रहे हैं आज, ये अफगानिस्तान के अंदर से नहीं उड़ रहे, ये सब बाहर से उड़ रहे हैं। और एक तरफ जो पाकिस्तान के, जो अफगानिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं, जो एयर बेसेस हैं, उस पर तालिबान अपना कब्जा कर रहा है। तो ये एयर पावर डेफिनेटली इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बट इन नो वे इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द अल-कायदा। जिस तरह से तालिबान लड़ रहा है, वो तो आपको जमीन में लड़ना पड़ेगा। से अफगान फोर्सेस को ये तो लगेगा कि हमारी मदद के लिए कोई इतना बड़ा विमान आया है, लेकिन लड़ाई उनको खुद लड़नी है, वहां पर जमीन पर उनको खुद वहां तालिबानियों से मोर्चा लेना है। लेकिन दीपक वोरा जी, आपके पास आऊंगा। दीपक वोरा जी, क्योंकि इस डिबेट की शुरुआत में ही तालिबान के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ गया है और हमेशा से जुड़ रहा है, लगातार जुड़ रहा है। अभी मैं खबर दिखाऊंगा कि कैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, अभी सुरक्षा परिषद की जो भारत के पास अध्यक्षता है, भारत ने अफगानिस्तान के मोर्चे पर उस पर एक मीटिंग की, पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं किया, 15 देश उसमें शामिल थे। इसका क्या मैसेज जाता है दुनिया में? आपका आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया अग्रवाल साहब इस कार्यक्रम में शरीक होने का। जनरल साहब ने जो कहा मैंने वो भी सुना है, और हमारे जो सहयोगी हैं अफगानिस्तान से जो इस समय उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, सो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आपका तो शानदार चैनल है, मैं बहुत देखता हूं क्योंकि आपकी कवरेज अफगानिस्तान की अहम है, मच बेटर देन एनी इंटरनेशनल चैनल। जनरल साहब, मैं अभी लौटा हूं दक्षिण भारत से, वहां पर एक डिफेंस इंस्टीट्यूशन में था, आपका एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस है। कई देशों के ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए आए थे, एक अफगान ऑफिसर भी था। जब उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनकी आंखों में 3 चीजें देखी थी। मैंने भय देखा, मैंने उम्मीद देखी, और मैंने गुस्सा देखा। गुस्सा किस पर था? उस देश का नाम आपने लिया है, पाकिस्तान पर। शुरू से, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, जनरल साहब जानते हैं, 1947 से उसने दखल देना अफगानिस्तान में बंद नहीं किया। एक तो समय था वो बातचीत करते थे फेडरेशन विद अफगानिस्तान, क्योंकि पश्तून पाकिस्तान की तरफ भी हैं और पश्तून तो ओरिजिनली फ्रॉम अफगानिस्तान है। आपको ये भी याद होगा 1947 में जब कश्मीर ने ज्वाइन नहीं किया था पाकिस्तान को, तो सर मुझे लगता है आपने बड़ी बात बोली है। मैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर
दिखा दूं, उसके बाद आप अपनी बात कैरी ऑन कीजिएगा। मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो खबर जोड़ेंगे यहां पर तो शायद आपकी बात और मजबूत होगी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 30 आतंकियों को ढेर किया गया है। भारत के खिलाफ तैयार किए गए थे ये पाकिस्तानी आतंकी। अलकायदा ने भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार किया था। 24 घंटे में अफगान एयर स्ट्राइक में 385 आतंकी ढेर किए गए हैं। तो देखिए, हमारे सारे एक्सपर्ट जिस तरह से पाकिस्तान को यहां पर बेनकाब कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान को बेनकाब करता रहा है दुनिया के हर मंच पर, कैसे आतंकवाद को न केवल पनाह देता है, शरण देता है, बल्कि आतंकियों को तैयार करता है ताकि वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर वहां का माहौल खराब करे, वहां आतंकी वारदातें करे। अब ये देखिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का रोल देखिए। अफगानिस्तान के हमले में 30 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। पाकिस्तानी, अफगानी नहीं, तालिबानी नहीं, पाकिस्तानी। इन आतंकियों को भारत के लिए तैयार किया गया था। ये एक और बहुत बड़ा एंगल इस पूरे मामले में। भारत में हमलों के लिए अल कायदा ने आतंकी तैयार किए थे। और भारत को कैसे तैयार किया गया था, आप ये फोटो समझते होंगे। ये फोटो देखिए, ये फोटो आप सबको याद होगी कैसे मुंबई को दहला दिया था इस शख्स ने, जिसका नाम था कसाब, जिसको भारत ने फांसी पर लटकाया। अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए ये 30 कसाब तैयार किए गए और इनको पाकिस्तान से तालिबान भेजा गया। मकसद इनका अलकायदा था भारत भेजने का, लेकिन इन्होंने तालिबान भेजा क्योंकि वहां उनको शायद ज्यादा जरूरत लगी। अभी 24 घंटे में अफगानिस्तान ने मारे 385 तालिबानी आतंकी। तो तालिबानियों के साथ साथ पाकिस्तानी भी वहां पर मारे जा रहे हैं जो तालिबानी की तरफ से लड़ रहे हैं। दीपक वोरा सर, वेरी सॉरी सर, मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन मुझे लगा कि यह खबर हमें बतानी चाहिए क्योंकि आप भी वही बात कर रहे थे। अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। और जो 30 कसाब तैयार किए गए सर, इस पर आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। आप इतनी अच्छी तरह से बताते हैं कि आपके जो देखने वाले होते हैं मग्न हो जाते हैं। जस्ट लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग। मैं इतना कहना चाहता था कि 47 में भी यही लोग थे, इनके ग्रैंडफादर जो तालिबान है उनके दादा लोग थे। यही वजीर मसूद तुरी, अफरीदी, मोमान, मलाकान यूसुफ शाही, यही लोग थे जो कश्मीर में आए थे, इनकी पिटाई की थी। 1994 में पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि एक रेजीम पाकिस्तान फ्रेंडली मुजाहिदीन रेजीम बने। जलालाबाद ऑपरेशन था, लेकिन पाकिस्तानी सोल्जर्स की पिटाई हुई, पीछे हट गया और तालिबान अंदर गए। सेकंड टाइम वॉर को आउटसोर्स किया। सर, अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे अफगान कॉलीग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मुझे एक सवाल आपसे पूछना, आप तो इस्लामिक रिपब्लिक हैं, यू आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान क्या चाहता है? इस्लाम के ऊपर और इस्लाम ठोकेगा। यू विल बी अ डबली इस्लामिक रिपब्लिक। ये चाहते क्या? ये पागल हो गए हैं? आपको याद है कि क्या हुआ था? इनकी एक मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ वाइस, और मुझे लगता है आपने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर तालिबान चाहता क्या है। नजीबुल्लाह, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? नजीबुल्लाह, आपकी ऑडियो आपने म्यूट कर दी, प्लीज अनम्यूट योर वॉइस प्लीज। जी हाँ, बोलिए। तो जैसे अभी इन्होंने खुद बताया कि पाकिस्तान बनने के कुछ महीने बाद 1947 में इन्होंने यही प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए, मतलब टेररिज्म ग्रुप्स बनाए कश्मीर में लड़ाने के लिए। फिर 62 में यही काम किया जो पहली लड़ाई शुरू हुई इंडिया पाकिस्तान की। फिर 71 में बांग्लादेश में भी फौज इतनी नहीं लड़ी जितनी प्रॉक्सी ग्रुप्स टेररिज्म इन्होंने वहां भेजे, और फिर फौज भेजी। उसके बाद 82 और 84 में लश्कर तैयबा और हरकत इस्लामी उल जहाद बनाया, और फिर तालिबान तक। यहाँ मसला इस्लाम का है ही नहीं। पाकिस्तान वो स्टेट है बनने के बाद ही कि उन्होंने हमेशा प्रॉक्सी टेररिज्म ग्रुप्स को अपने मफादात। क्या इंटरेस्ट है नजीबुल्लाह पाकिस्तान का? केवल ये कि वो अफगानिस्तान में आतंकियों को साथ देकर वहां उसके जरिए दूसरे देशों को ब्लैकमेल करना चाहता है, स्पेशली अमेरिका, जिस तरह से अमेरिका ने और दूसरे देशों ने उससे दूरी बनाई, या और क्या मकसद है पाकिस्तान का? वो प्रैक्टिकली ये कर चुके हैं। मकसद तो दूर की बात है, वो प्रैक्टिकली ये कर चुके हैं। वो इसी अलकायदे के थ्रू अमेरिका को ब्लैकमेल कर चुके हैं। 1980s में साइक्लोन ऑपरेशन जो CIA का उस वक्त का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, सबसे महंगा ऑपरेशन था, जिसको चार्ली विल्सन आए पाकिस्तान और उन्होंने बिलियंस डॉलर में ज़ियाउल हक को दिए। उसके बाद पैसे मिलते रहे, और उसके बाद जब तालिबान के खिलाफ जो अमेरिकन झगड़ा शुरू हुआ, उसमें उन्होंने कितने मफादात, कितने पैसे उनको मिले हैं और कितने और चीजें उनको मिली है। इवन F-16 तक 80s में मिली है। तो ये सारा कुछ सिर्फ अमेरिका को नहीं, आसपास की देशों को भी, अमेरिका को भी, रशिया को भी, सबके इन्होंने एक तरह से एसेट्स बनाए हैं टेररिज्म, जिसको वो मार्केट में बेचना चाहती है। पाकिस्तान के पास बनने के बाद आज तक करने नहीं, तो इस पर तो ये जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात नजीबुल्लाह कह रहे हैं, जो बात दीपक सर कह रहे हैं, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली अफगानिस्तान, इट्स अबाउट इंडिया ऑल्सो।
अगर तालिबान को पाकिस्तान मदद दे रहा है और तालिबान दिन पर दिन मजबूत हो रहा है तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, क्या भारत के लिए बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है? जी बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। ये तो हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने कल भी कहा, आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा। भारत को इस समय किस चीज़ की चिंता है? भारत को इस चीज़ की चिंता है कि जो तालिबान और टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान के हैं वो मिल के एक दिन भारत के अंदर तमाशा शुरू करेंगे, भारत के अंदर टेररिज्म को और बढ़ाती देंगे, कश्मीर के अंदर टेररिज्म को और बढ़ाती देंगे। और आपने पहले बात ये जो वोरा साहब ने भी पूछी थी, एम्बेसडर वोरा साहब ने, कि आखिर तालिबान चाहता क्या है? तालिबान ये चाहता है कि इस्लामिक शरिया वहां पर आ जाए। तालिबान ये चाहता है कि औरतों का वहां कोई उद्धार ना हो, कोई औरतों में तरक्की ना हो, लड़कियां पढ़ने ना जाएं, बुरखे में रहें। आपने एक ऐसी बात कही, आपने एक ऐसी बात कही, मुझे आपसे भी माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन एक ऐसी खबर, बिल्कुल यही खबर जो आपने शरिया कानून और औरतों के उद्धार वाली बात कही है, बिल्कुल यही खबर है सर। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान ने हैवानियत की हदें पार कर दी हैं। बुर्का ना पहनने पर 21 साल की लड़की को जान से मार दिया गया है। लड़की को कार से बाहर निकालकर घसीटा और फिर गोली मार दी। तो जो बात अभी हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो बात हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, वो सामने साबित होती हुई ये खबर देखिए। बुर्का ना पहनने पर 21 साल की लड़की को जान से मारा गया, कार से बाहर निकालकर उसको गोली मार दिया गया। अफगान के बल्ख में नाजनीन नाम की लड़की को मारा गया। ये तस्वीरें देखिए। और जो बात यहां पर सामने आई कि आखिर तालिबान चाहता क्या है, तालिबान ये चाहता है, तालिबान चाहता है कि किसी का कोई वहां पर ह्यूमन राइट रहे ही ना। तालिबान चाहता है कि शरिया कानून लागू हो जाए, जो वो कहें वो अपने आप में कानून हो। सवाल यह है कि तालिबान की जिस तरह से तालिबान की इस कार्रवाई पर या कहें तालिबान के इस जुल्म पर अफगान क्या सोचते हैं? नजीबुल्लाह, जो बात शंकर सर कह रहे थे, शंकर सर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन नजीबुल्लाह जी से यहां पर एक रिएक्शन लो। नजीबुल्लाह, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। ये जो जुल्म सितम तालिबान ढा रहा है, जो शरिया कानून वहां लागू करने की कोशिश कर रहा है, ये अफगानियों का क्या रिएक्शन है इस पर? और ये तालिबानी भी तो अफगानी है ना, ये बाहर से आ रहे हैं। देखिए, आपने शरिया कानून की बात की। इस्लामिक लॉ में 5 स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसको जाफरिया, हनीफी, मालिकी, शाफी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। इसमें से कोई भी स्कूल ऑफ थॉट शरिया में ये अहकाम नहीं देते, ये अवामिर नहीं देते, मतलब ये ऑर्डर नहीं देते कि जिस तरह प्रैक्टिस हो रहा है तालिबान की तरफ से। आप अगर किसी को मारना हो तो वहाँ कोर्ट होता है, इस्लामिक कोर्ट होता है, वहाँ पे टेस्टिमनीज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारा कुछ, और वो सिर्फ लीगल कोर्ट कर सकता है जो अथॉरिटी रखती हो। तालिबान जो शरीयत प्रैक्टिस कर रही है वो रावलपिंडी GHQ के फितवे हैं, वहाँ जनरल बैठ के इस्लाम इंटरप्रेट करते हैं। आप कह रहे हैं कि तालिबान का कानून पाकिस्तान में बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। और वो लोग ये फितवे, ये ऑर्डर्स, ये इस्लामिक ऑर्डर्स देते हैं जो 24 आवर्स वो अन इस्लामिक काम करते हैं खुद। लेकिन यहाँ मसला इस्लाम का नहीं है। अगर इस्लाम की बात हो, अफगानिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शरीयत के मुताबिक नहीं, एक मिनट, मसला तो अभी बड़ा आपने कर दिया। पाकिस्तान में तालिबान का कानून बन रहा है। जनरल शंकर प्रसाद, ये देखिए, इन्होंने एक तरह से ठीक कहा। इसमें बेसिक बात यह है कि ये पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी किस्म की डेमोक्रेसी कहीं भी पनपे। ये नहीं चाहता कि वहाँ पीपल्स गवर्नमेंट बने। जिस तरह से पाकिस्तान में आज की सरकार, हालांकि कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डेमोक्रेसी कहाँ की डेमोक्रेसी है भाई? इमरान खान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे किसकी चलती है? ISI की चलती है, पाकिस्तान आर्मी की चलती है। तो आप इस बात को समझें। जी वही तो कह रहा हूँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये लोग चाहते हैं कि किसी किस्म की इनकी तरक्की ना हो, ये वर्ल्ड के अंदर उभर के ना आए। अगर इनकी लड़कियां पढ़ लिख लेंगी, सब जगह अच्छी काम नौकरियां करेंगी, तो ये जिहादियों का क्या होगा? ये तो सब जल्लाद हैं। ये तो चाहते हैं कि औरतें हमारे कंट्रोल में रहें, ना पढ़ें ना लिखें और घर के अंदर बंद रहें और 4-4 शादियां करके बैठे हुए। आपने शुरू में 4-5 हफ्ते पहले देखा होगा, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि जितनी 45 से नीचे की विडोज हैं और 15-16 साल से ऊपर की बच्चियां हैं, उनको पकड़ उनकी हमको सूची दी जाए। तो इसका क्या मतलब है? तालिबानी लड़ाकों से शादी करवाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली एनिमल। अरे वो दिमाग उनका बिल्कुल जानवरों जैसा दिमाग है। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे आर एनिमल्स। दे बिहेव लाइक एनिमल्स विद ह्यूमन बीइंग्स। तो ये किस किस्म का ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है केवल, ये तो दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस वे ऑफ ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो वो जिस तरह से हमारे जो वीकर सेक्स है, जिसको वीकर सेक्स कहते हैं, जो हमारी
ओके, मैं दीपक सर को लाना चाहता हूँ। दीपक सर, और उसका मकसद यही है कि लोग दूसरी दुनिया से मिले ना, लोगों का संपर्क दूसरी दुनिया से टूट जाए, दुनिया की कोई ताकत वहां उन लोगों के पास आए ना, ताकि तालिबानियों का जो वर्चस्व है वो हमेशा कायम रहे, वो जो जुल्म सितम की सत्ता बरकरार करना चाहते हैं, वहां पर लाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। जब पहली बार ये लोग आए थे 1994 में, कंधार में गए थे, कैप्चर किया था, लोगों ने इनका स्वागत किया था तालिबान का, कि उसमें जो वॉरलॉर्ड्स थे उन्होंने दहशत मचा रखी थी अफगानिस्तान में। लेकिन तुरंत उसके बाद उन्होंने देखा, जब 1996 में काबुल में गए, नजीब जो समय उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट है मोहम्मद नजीबुल्लाह, क्या उनके साथ किया, कैस्ट्रेट किया, उनका गला काट दिया, उनको किसी टैंक के जो उसका बैरल था उसमें से लटका दिया। सर, इशू ये नहीं है कि जिहाद होगा, इशू टॉलरेंस का है, टेररिज्म का है, विकास का है। अफगानिस्तान की जितनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सिटीजन राइट्स हैं, रीजनल सिक्योरिटी है, वो सबको तालिबान तोड़ देगा। आप ये जानते हैं ना कि तालिबान इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अलेज्ड अब्यूजेस ऑफ अफगान सिविलियंस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अभी इंक्वायरी चल रही है कई सालों से। यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान उनामा है। लेकिन सर मुझे बड़ी खबर दिखानी है जो आप कह रहे हैं। मुझे एक चीज, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, लेकिन यूएन कहां है सर? सोवियत संघ चला गया, अमेरिका चला गया, तालिबान तो वही है, अफगान तो वहीं पे तालिबानियों के दया पर टिक रहे हैं। जी सर, यूएन इज मिसिंग इन एक्शन। जहां उसको होना चाहिए कभी नहीं होता सर। एक वहां पे असिस्टेंस मिशन है, वो कहता है कि 2021 में सबसे ज्यादा हिंसा हम देख रहे हैं। कहां गए वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं? सर, कहां गए जब हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग ट्वीट करते थे, आज कहां है? मुंह बंद क्यों है इनके? क्योंकि अब ये अफगान है इसलिए, ये गोरे लोग नहीं है इसलिए नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ भारत अपनी आवाज उठा रहा है और भारत के मित्र देश उठा रहे हैं। सबसे गंदा, मैं इस पर आगे बढ़ूंगा, मैं इस पर बात करूंगा, क्यों नहीं ये देश वहां पीस फोर्सेस भेज रहे हैं, क्यों ये देश वहां पर नहीं देख पा रहे कि वहां पर लोगों की ह्यूमन राइट्स को बूटों के तले कुचला जा रहा है, बंदूकों की बट से मारा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, यूएनएससी में तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आया है। अफगान राजदूत बोले 20 आतंकी संगठन तालिबान के साथ 10,000 से ज्यादा विदेशी आतंकियों के साथ मदद कर रहे हैं। 20 आतंकी संगठन है तालिबान के साथ, एक दो नहीं, एक दो के नाम हम जानते हैं, लेकिन ये यहां पर अफगान राजदूत का बयान है कि 10,000 से ज्यादा विदेशी आतंकी मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबानियों की। अप्रैल से अब तक तालिबान ने 5,500 से ज्यादा हमले किए हैं और तालिबान की वजह से मौत, तबाही ये देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में बढ़ गई है ये। यूएनएससी में तालिबान के मददगार को एक्सपोज तो किया गया है, लेकिन नजीबुल्लाह, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा। इस जो मैंने सवाल यहां पर पूछा था दीपक सर से, क्या इस पूरे खुलासे के बावजूद दुनिया के देशों से उस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है जो मिलना चाहिए था? और क्या ये जो आतंकी हैं ये केवल पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी और देश से भी आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक दुनिया से जो हमें मिलना चाहिए था मिला कि नहीं मिला, यही मसला है कि यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि सिविल वॉर नहीं है, यहाँ प्रॉक्सी वॉर चलते हैं और रीजनल पावर्स और अमेरिका की अपनी इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा जुल्म तो तब हुआ जब 29 फरवरी 2020 को दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ, मतलब एक सुपर पावर एक फ्रैक्शन के साथ जंग बंदी जो हुई थी फेब 2020 में। अफगानिस्तान का फ्यूचर वो डिसाइड करते हैं और अफगान गवर्नमेंट, अफगान अवाम की राय नहीं ली जाती। उसके बाद मतलब यूएन अभी तक खामोश है, दुनिया खामोश है। मसला ये है कि यूएन जैसे इदारे वो इंटरनेशनल फंडेड पे चलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो अमेरिका का है और अमेरिका अपनी पॉलिसी के मुताबिक यहाँ चल रहा है। अमेरिका जब यहाँ से निकल रहा था, जब आया था तो जो कह रहा था और जब निकल रहा था वो उसमें 180 डिग्री चेंजेस थे, क्योंकि लड़ाई यहाँ पे अपनी शिद्दत पे थी, टेररिज्म अपनी शिद्दत पे थी। जहां तक पाकिस्तान से आने वाली टेररिस्ट की बात है, देखिए अफगान आर्मी रखती है, अफगान गवर्नमेंट आर्मी रखती है, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ इनके पास जितने भी वेपन्स है, जितने भी वसाइल है, वो खुल्लम खुल्ला ही कौन सी गवर्नमेंट देती है, किस बुनियाद पे देती है, किस कॉन्ट्रैक्ट, किस एग्रीमेंट, किस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे देती है। लेकिन तालिबान जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको वो इतना असला कहां से ला रहे हैं, उनको ट्रेनिंग कहां से मिल रही है? तो केवल पाकिस्तान है या कोई और देश है? पाकिस्तान ये पेशावर में उनके लिए फंडराइजिंग हो रही है, मतलब दिन दहाड़े लोग निकल रहे हैं और वो उनकी वीडियोस बनती है। पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि इनकी फैमिलीज यहाँ रहती है, इनके जो जख्मी है वो यहाँ आते हैं, इनके हॉस्पिटल्स में उनकी ट्रीटमेंट होती है और उनकी डेड बॉडीज यहाँ आती है। ये तो पाकिस्तान खुद कह रहा है, मतलब उनकी गवर्नमेंट के लिए, अवाम भी नहीं कह रही। जब वो खुद कह रहे हैं तो पाकिस्तान के अलावा कोई और है ही नहीं है, वो खुद ये सब कुछ कह रहे हैं। ठीक बात है, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, इस बीच एक बड़ी कामयाबी अफगान फोर्सेस को मिली है, वो भी बताना चाहिए। अफगानिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हेलमंद से आ रही है। तालिबान का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। तालिबानी कमांडर मावलावी हिजरत एयर स्ट्राइक
स्ट्राइक में मारा गया है। पिछले कुछ घंटों में 47 तालिबानी आतंकी ढेर हुए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफगानिस्तान की तरफ से यह बताया गया है कि तालिबानी कमांडर मावलावी हिजरत एयर स्ट्राइक में मारा गया है। नजीबुल्लाह, इस पर एक कमेंट आपका ही, उसके बाद मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट्स के पास आता हूं। ये कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, यहाँ पे हर रोज इनके अक्सर कमांडर्स और उनके जो सो कॉल्ड गवर्नर्स है वो भी मारे जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इनके मोराल में काफी कमजोरी आएगी, मतलब वो काफी वीक हो जाएगी उनका मोराल साइकोलॉजिकली तालिबान का, क्योंकि इनके कमांडर्स और गवर्नर्स मर रहे हैं और दिन ब दिन ये चीजें ज्यादा होती जा रही है। और अब से एयर स्ट्राइक सपोर्ट भी मिलना हुआ तो मेरे ख्याल से कि वो ये तो आपने बड़ी बात सही बोली। मैं इसलिए शुरू में ही मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मुझे काबुल में आप हैं तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, TV9 की क्रू गई थी काबुल से लेकर हम आगे तक, जहां पर वॉर हो रही है, जहां पर तालिबान और अफगान फोर्सेस लड़ रही हैं, वहां तक हमने कवरेज की। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज वहां पर ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? तालिबान को अपर हैंड हम देख के पास अपर हैंड है या अफगान फोर्सेस सही से उनको काउंटर कर रहे हैं और रोक रहे हैं उनको? क्योंकि अभी हमारे पास एक खबर यह भी है कि निमरोज तक उन्होंने छीन लिया अफगान फोर्सेस से। जी, इसी पे हम बात है। देखिए, अफगानिस्तान की 34 या 34 प्रोविंसेस है, सूबे हैं, और उसमें से 2 सूबे कल परसों मतलब निमरोज और जोजान वो तालिबान ने छीन लिए हैं। और जोजान पे तो एयर स्ट्राइक कल रात को हुआ है, वो अब 2 घंटों में अफगान गवर्नमेंट के पास आएगी। तो 34 में से अगर 33 सूबे अफगान गवर्नमेंट के पास हो और एक सूबा 1-2 दिन के लिए उनके पास हो, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि किसका हाथ हावी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अफगान गवर्नमेंट वो तो दावा करते हैं 85%, ये मालूम है कोई एग्जैगरेट करते हैं और वहां पर वो साइकोलॉजिकल वॉर भी करते हैं, कम्युनिकेशन वॉर भी वो कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये भय ला रहे हैं कि देखिए हम ज्यादा फैल रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन 400 से ज्यादा जिले, कितने जिले होंगे इस वक्त तालिबान के पास? देखिए, टोटल जिले जो है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जिले जो है वो 385 के लगभग है, 85-86। अव्वल तो ये 400 है नहीं। और इसके साथ आप देखिए कि पिछले मतलब अगर 100 साल को आप ले ले, ऐसे अजला थे जहां गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी नहीं था, एक्सेस भी नहीं था, तो ऐसे अजला भी अजला में आते हैं। और जो पिछले 20 साल से नाअमन थे, उसमें अफगान गवर्नमेंट भी नहीं थी, तो उसमें से ज्यादा तादाद तालिबान वो कह रही है। और दूसरी बात ये है, अगर वो 85 या 80 या 50% भी उनके पास है, तो इनकी डेड बॉडीज उस तरफ क्यों जा रही है? इनकी लीडरशिप वहां पे क्यों है? लड़ाई है, लड़ाई में एक दिन 2 दिन एक जिला एक के पास होता है, दूसरा, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल है, आप देखिए, जिस निमरोज की हम बात कर रहे थे नजीबुल्लाह, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दूं, फिर मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। तालिबान आतंकियों ने अफगान सेना को निमरोज प्रांत से खदेड़ दिया। इस बात की यहाँ पर इस बात को पर मुहर लगा रहे हैं नजीबुल्लाह भी। तालिबान ने निमरोज की राजधानी जरांज पर कब्जा किया है। तालिबान ने सेना को दूसरे प्रांतों पर कब्जे की धमकी दी है। अफगान में अब राजधानियों पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। और देखिए, तालिबानियों ने कैसे जुलूस निकाला निमरोज में, निमरोज की राजधानी जरांज में जब कब्जा कर लिया, उन्होंने तमाम वहां पर जो प्रतिष्ठित जो वहां की इमारतें हैं, जो वहां की बहुत अहम प्रतिष्ठान है, उन पर कब्जा किया है। जनरल शंकर प्रसाद, देखिए, यहाँ पर नजीबुल्लाह से ज्यादा शायद हम वहाँ की रियलिटी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं उनसे क्या सेंस मिल रहा है? क्या ये माने कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी और इतनी जल्दी इस पर अब आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि कौन आगे और कौन पीछे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ा मुश्किल है इसका बताना कि कौन आगे और कौन पीछे, लेकिन इस समय हमें ये देखना है कि अफगान फोर्सेस की टैक्टिक्स क्या हैं और तालिबान की टैक्टिक्स क्या हैं। तालिबान लड़ रहा है रूरल एरियाज में और वो चाहता है कि किसी तरीके से हम जो सिटीज़ हैं जहाँ पर अफगान आर्मी का अच्छा गढ़ है, उसको हम किसी तरह से आइसोलेट करके रखें, उनके पास सप्लाई से जा सके। आप देखिए इसको बिगर पिक्चर अगर आप पूरे नक्शे पे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा जितनी इनकी मेजर रोड्स एंड ट्रैक्स हैं जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करती हैं, उस पर इन्होंने वो लगा रखे हैं, अपने पेट्रोल लगा रखे, उसको ये वहाँ लोगों से जाने आने नहीं देते, वहाँ से लोगों से टैक्स इकट्ठा करते हैं। यानी कि ऑल दी सप्लाई रूट्स आर बीइंग ट्राइड टू बी ब्लॉक्ड बाय दीज तालिबान। इनकी ये है कि जो लड़ाई कर रहे हैं फौज, उसको किसी तरह से एक तरह से स्टैटिक बना दिया जाए, उनको मूवमेंट ना करने दिया जाए। टेररिज्म का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही होता है कि हम तो मूवमेंट करते रहें, लेकिन जो डिफेंडर है जैसे अफगान आर्मी है वो किसी तरह से मूवमेंट ना कर सके। अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो रास्ते में वो आईईडी लगाएंगे। ये आपने सब जगह देखा है, आपने कश्मीर में देखा है, आपने श्रीलंका में देखा है। तो इस तरह से उनकी लड़ाई का तरीका फर्क है।
कन्वेंशनल फोर्सेस की लड़ाई का फर्क होता है। अब कन्वेंशनल फोर्सेस को इस लड़ाई से जूझने के लिए अपनी टैक्टिक्स को बदली करना पड़ता है। रेगुलर फोर्सेस को रूरल एरियाज में जाके अपना बल दिखाना, अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन ये लड़ रहे हैं अपनी प्रिपेयर्ड पोजीशन से। तो यही मैं अब कई दफा से कह चुका हूं आपसे कि दिस इज अ बैटल ऑफ माइनर टैक्टिक्स। माइनर टैक्टिक्स, इसमें बड़ी भारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है कि इधर से टैंक जाएंगे, उधर से हवाई अड्डा आ जाएंगे, उधर से हेलीकॉप्टर जाएंगे। ये उस किस्म की लड़ाई नहीं है। ये तो लड़ाई बड़े चालाकी टाइप की लड़ाई है। इसमें ये जो तालिबान है ये इस तरह से टैक्टिक्स लगाते हैं कि जो रेगुलर फोर्सेस हैं वो वहां से हिल ना सके, दे प्रिवेंट देयर मूवमेंट। वो चाहते हैं कि मोबिलाइजेशन ना कर पाए, और जो ये तालिबान है ये छोटी छोटी टुकड़ियों में घूम के उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड टैक्टिक्स ऑफ द टेररिस्ट। जो यहाँ पर है कि कन्वेंशनल वॉर तालिबान तरीके से तो इससे नहीं जीत सकते। इसके लिए हमें अफगान फोर्सेस को भी वहां पर अपनी जो रणनीतियां हैं उनको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर यह है, अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों को अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया गया है। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को आगाह किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान हिंसक होता जा रहा है, इसलिए आप अफगानिस्तान छोड़ दें। दीपक वोरा सर, ये मैसेज क्या है इसका? ये मैसेज साफ है कि अफगानिस्तान में अब अमेरिकन फोर्सेस तो निकल ही रही हैं, अमेरिकन में निकल जाएं क्योंकि खतरा बहुत बढ़ गया है। और इससे पहले कुछ और देशों ने भी यही एडवाइजरी जारी की, यानी अब ये देश कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की हालत बहुत खराब होती जा रही है। अमेरिकन जा रहे हैं, ब्रिटिश चले गए हैं, कुछ यूरोपियन देशों के लोग चले गए हैं, बहुत से लोगों ने, देशों ने अपने लोगों से कहा, नागरिकों को से आप लोग चले जाइए। लेकिन ये कहना कि 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन में इसका सेटल हो जाएगा जो इशू है वहां पर, ये नहीं होगा सर। तालिबान से भले ही अमेरिका जितनी मर्जी बात करे, तालिबान विल नॉट शेयर सर, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, 10 सेकंड में। बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से सर, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। बस इतना बताना चाहता सर, 20 साल अमेरिकन ऑक्यूपेशन में मैं काबुल गया हूं, जो मैंने डेवलपमेंट वहां देखी है, तालिबान उस सब को नष्ट कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। टीसीपी ऑफिस को एक धमकी वाला ईमेल भेजा गया है। अल कायदा के नाम पर दिल्ली में ब्लास्ट की धमकी वाले ईमेल में आतंकियों की डिटेल भी दी गई है और लिखा गया है कि सिंगापुर से मोहम्मद जलाल और हसीना दिल्ली आने वाले हैं। 2-3 दिन में आईजीआई एयरपोर्ट पर बम प्लांट करने की धमकी। तो अल कायदा के नाम से एक बहुत बड़ी धमकी मिली है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बारे में आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। सावधान रहें, बीमारी का खतरा अभी टला नहीं है। मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लें। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। देखो कैसी मन सुर का बहुत ही कच्चा है।